और दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस एपिसोड में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉप 25 एमसीक्यूज़ के बारे में। ये एमसीक्यूज़ जो आपको आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जो यूपी पीईटी का है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये पूछ लिए जाएं, क्योंकि ये वही क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पीछे गए हैं और ये रिपीट होते ही रहते हैं। हर एग्ज़ाम्स अगर वहाँ पे हिस्ट्री आती है, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आप लोग इसको पूरा देखिए और इसको रिवाइज कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो अंग्रेजी संसद में जो भारत सरकार अधिनियम है वो पारित हुआ कब हुआ था। तो 1857 की क्रांति हुई थी। आप लोग जानते हैं 1857 की क्रांति के बाद से जो हमारा अंग्रेज़ों का शासन था वो पूर्ण रूप से भारत पर आ गया था। तो 1857 के बाद 1858 में है भारत सरकार अधिनियम जो पारित कर दिया गया था अंग्रेजी संसद में 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है। अच्छा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896 का अधिवेशन है वो किसके लिए विख्यात है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आपको पता ही होगा कि जो 1896 का अधिवेशन है वो पहली बार उसमें राष्ट्रीय गीत गाया गया था। क्या गाया गया था? राष्ट्रीय गीत गाया गया था। और ये अधिवेशन हुआ कहाँ था? तो ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। उस समय आप जो कोलकाता नाम है उसका, उतने समय कलकत्ता कहते थे, वहीं पे ये अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 की, कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। तो ये कौन से गवर्नर जनरल हैं? तो ये चार्ल्स मेटकैफ है। चार्ल्स मेटकैफे को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो चार्ल्स मेटकैफे हैं वो 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारतार्ज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारतार्ज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो ये सबसे पहले जो उपयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता है। किसके किया? पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा भाई, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं कि जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिव चंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही नहीं था? उन्होंने आनंद मोहन के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। ये जो कथन था वो गलत था। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो वापस कर दी थी वो किस आंदोलन के बाद की थी। तो आप जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद इन्होंने अपनी उपाधि वापस की थी। लेकिन गांधी जी ने अपनी उपाधि वापस नहीं की 13 अप्रैल 1919 को। गांधी जी ने कब वापस की थी? असहयोग आंदोलन के बाद। ठीक है, तो ये क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के जब हुआ था उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया और जिससे आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चैम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। अच्छा, ये पूछा गया था एक बार कि उन्होंने किसको पत्र लिखकर अपनी जो उपाधि वो त्याग दी थी। चैम्सफोर्ड उस समय थे, 1917 तक तो चैम्सफोर्ड ही थे ना। चलिए शुरू करते हैं। ये 7वां क्वेश्चन है हमारा कि मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए जो कौन सा अधिवेशन में ये पारित हुआ था। तो कौन से अधिवेशन में ये पारित हुआ था? तो जो लखनऊ अधिवेशन था 1916 में, इसे मान लिया गया था कि मुस्लिमों के लिए अलग बनाया जाए चयन। तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के 2
जो दल थे, यहाँ पे दल होगा, जो दो दल थे, गरम दल और नरम दल की वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका चरण मजूमदार इस अधिवेशन के कांग्रेस अध्यक्ष थे। जितनी भी ये बातें लिखी हैं आप लोग प्लीज़ इसको याद कर लीजिए कि 1916 का अधिवेशन कौन है, तो लखनऊ अधिवेशन है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसमें कौन कौन से दल शामिल हुए थे, इसमें मुस्लिम लीग, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दोनों दल, गरम दल और नरम दल, ये तीनों एक हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, कि भारत की पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी। तो भारत की जो पहली बस्ती थी वो कहाँ स्थापित की गई थी, कोच्चि में स्थापित की गई थी। इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं कि केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि पोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है, कोच्चि में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था। अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी करने वाला कौन सा राज्य है, तो गोलकुंडा राज्य उस समय पे जो अंग्रेजों के व्यापार के लिए सबसे सुनहरा पत्र फरमान जारी किया था उसने। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए शुल्क 500 पगड़ा प्रतिवर्ष था। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 10 में कि सालबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित थी। सालबाई की संधि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर ही पूछ लिया जाता है। तो ये जो सालबाई की जो संधि है वो कब हुई थी ये पूछा जाता है, और किसके किसके बीच हुई थी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें सालबाई की संधि हुई थी। चलिए इसके बारे में फैक्ट देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 17 मई 1782 को सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सालसेट द्वीप जो था और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी। तो बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी, तो इसमें काफ़ी लोग शामिल हो गए थे। 1764 में ये लड़ाई लड़ी गई थी और काफ़ी लोग इसमें शामिल हो गए थे। अब इसमें मीर कासिम का भी नाम है, शहादत अली द्वितीय का, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला। तो इसमें काफ़ी लोग हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मीर कासिम को आप लोग ध्यान में रख लीजिए, लेकिन इसमें काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया था। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। अच्छा, ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट होता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो कहते हैं वुड डिस्पैच को कहते हैं। किसको कहते हैं, वुड डिस्पैच को। ये आया कब था न, जो आया था वो 1854 में आया था। कब आया था, 1854 में। तो सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च महाविद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। इसके वुड्स डिस्पैच कहा गया था। ठीक है, वुड डिस्पैच कहा गया था शिक्षा का मैग्ना कार्टा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किए गए थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और शस्त्र अधिनियम, आप लोग ये क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम्स में आपने इसको देखा होगा या आपने जब प्रैक्टिस की होगी कोई पेपर की तो आपने वहाँ पे ये क्वेश्चंस को रिपीट होते हुए देखा होगा। तो वहीं से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया है। तो लॉर्ड लिटन जो थे, लॉर्ड तो नहीं कहना चाहिए, लिटन जो थे वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और शस्त्र अधिनियम से संबंधित थे। उनके बारे में फैक्ट नीचे लिखा हुआ है, देख लेते हैं कि लॉर्ड लिटन थे वो 1876 से 80 के दौरान भारत के वायसराय थे। 76 से 80 के अकाल को सही ढंग से न संभाल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया गया था। इसको वो नहीं पूछते हैं, ईयर नहीं पूछते हैं, बस खाली यही पूछ लेते हैं कौन से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी। तो ये भी जानते हैं कि आपने कौन से ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या हो गई थी। तो लॉर्ड मेयो थे जिनकी हत्या हो गई थी इनके कार्यकाल में। पहली जनगणना भी कब हुई थी, आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसके शासनकाल में पहली जनगणना हुई थी। लॉर्ड वायसराय
भारत के एकमात्र वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? तो आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए भारत में शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की बात हो रही है। तो जो हंटर आयोग था एक हंटर मिशन था, तो जो हंटर आयोग था उसको भारत सुधार के लिए मतलब शिक्षा सुधार के लिए, लेकिन जो हंटर मिशन था वो किसके लिए? तो हंटर जो कैबिनेट हंटर रिपोर्ट थी वो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसकी समीक्षा के लिए थी, और जो हंटर आयोग बना है वो शिक्षा के लिए बना है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया। विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इन्होंने आयोग में भारत में शिक्षा सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, आप लोग प्लीज़ को याद करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।